तो जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जीओसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हम लेक्चर 9 आज करेंगे और इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में। जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लेक्चर 9 जिसमें हम डिस्कस करेंगे आज रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में। ओके, लेकिन इससे पहले कि रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में बात करें, लेक्चर 8 को थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। हम लोगों ने लेक्चर 8 में कन्फॉर्मर्स पढ़ा था। कन्फॉर्मर्स कुछ और नहीं बल्कि कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन के क्रॉस रोटेशन था। अब अगर हमने इथेन का कन्फॉर्मर्स पढ़ा था तो इथेन के 3 कन्फॉर्मर्स बने थे। कौन कौन सा? एक्लिप्स्ड, स्टैगर्ड और स्क्यू फॉर्म। अगर एंगल दोनों का एंगल 0 डिग्री होता था तो हम उसे एक्लिप्स बोलते थे, जब जिसमें 2 एटम एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करते थे। और अगर वो 60 डिग्री के आसपास हो जाता था तो उसे स्टैगर्ड बोलते थे और उसमें सबसे मिनिमम रिपल्सन हुआ करता था। और अगर 0 से 60 के बीच में होता था तो उसे हम स्क्यू बोलते थे। रही बात स्टेबिलिटी की, सबसे ज़्यादा स्टेबल स्टैगर्ड और सबसे कम स्टेबल एक्लिप्स्ड हुआ करता था। स्क्यू इन दोनों के बीच में होता था। उसके बाद हम लोगों ने प्रोपेन किया था, बस जहाँ पे एक हाइड्रोजन उसे हटा करके CH3 लगा दिया था, बाकी सारी चीज़ें सेम थी। ब्यूटेन की जब बारी आई थी तो ब्यूटेन में हमने अगर कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन सेकंड वाला बॉन्ड के क्रॉस रोटेशन कराया था तो हमने उसके 4 स्ट्रक्चर दिखे थे। कौन कौन से? फुल्ली एक्लिप्स्ड, पार्शली एक्लिप्स्ड, गॉच और एंटी। जिसमें से फुल्ली एक्लिप्स्ड की एनर्जी सबसे ज़्यादा थी और स्टेबिलिटी सबसे कम थी। एंटी की एनर्जी सबसे कम थी और स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा थी। फिर हम लोगों ने देखे साइक्लोहेक्सेन के कन्फॉर्मर्स। साइक्लोहेक्सेन के कन्फॉर्मर्स में हम लोगों ने एक चेयर फॉर्म देखा, बोट फॉर्म देखा, ट्विस्ट बोट फॉर्म देखा और हाफ चेयर देखा। ठीक है, तो रिएक्शन मैकेनिज्म में यानी कि आज के लेक्चर में हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट देखेंगे और फिर देखेंगे कि आखिर कोई भी रिएक्शन होता कैसे। ध्यान देना, पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है रिएक्शन मैकेनिज्म। अगर आप रिएक्शन मैकेनिज्म सीख जाते हैं तो आप ये समझ लो कि 20% ऑर्गेनिक केमिस्ट्री तो ऐसे आ गई सिर्फ रिएक्शन मैकेनिज्म सीखने से। ओके, चेक करते होता क्या है। मैं अगर आपसे कहूँ कि मेरे पास एक रिएक्टेंट है और उस रिएक्टेंट के ऊपर कोई अटैकिंग रिएजेंट अटैक कर रहा है, इस रिएक्टेंट के ऊपर कोई अटैकिंग रिएजेंट अटैक किया, उसके बाद बनता है इंटरमीडिएट। और इस इंटरमीडिएट से एक प्रोडक्ट तैयार होता है और दूसरा होता है बाई प्रोडक्ट। हमारा मेन टास्क किस पर होता है? प्रोडक्ट पर। अक्सर बच्चे रिएक्टेंट पर और प्रोडक्ट पे ध्यान देते हैं, अटैकिंग रिएजेंट और इंटरमीडिएट पे ध्यान नहीं देता कोई। यहीं पे गलती हो जाती है। आपको ज़्यादा ध्यान किस पर देना है? इंटरमीडिएट पे। इंटरमीडिएट पे ध्यान क्यों देना है, इसके लिए भी अभी आपको पूरा प्रॉपर डिटेल में बताया जाएगा। जब मैं अटैकिंग रिएजेंट की बात करता हूँ, देखो अटैकिंग रिएजेंट क्या हो सकता है। या तो ये इलेक्ट्रोफाइल होगा या ये न्यूक्लियोफाइल होगा। अटैकिंग रिएजेंट या तो इलेक्ट्रोफाइल होगा या तो न्यूक्लियोफाइल होगा। जब बात इंटरमीडिएट की आएगी तो इंटरमीडिएट में कार्बोकैटायन कार्ब एनायन और फ्री रेडिकल, ये आपकी इंटरमीडिएट हुए। इस पूरे टॉपिक को समझने के लिए आपको इलेक्ट्रोफाइल, न्यूक्लियोफाइल, कार्बोकैटायन, कार्बन आयन, फ्री रेडिकल ये समझना होगा। यानी कि 2 अटैकिंग रिएजेंट आपको जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं और ये 3 इंटरमीडिएट जानने बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इसके बगैर आपका प्रोडक्ट बनना बहुत मुश्किल होगा। और रिएक्टेंट के बारे में तो हमेशा नोटबुक में या फिर क्वेश्चन में पता ही रहेगा आपको।
अटैकिंग रिएजेंट कौन है, इंटरमीडिएट क्या है, और उससे प्रोडक्ट कितना स्टेबल बनेगा, इन सबको जो स्टेप वाइज लर्निंग स्टडी है या फिर स्टेप वाइज जो प्रोसेस है स्टडी का, उसी को हम मैकेनिज्म बोलते हैं। मैकेनिज्म का मतलब होता है स्टेप वाइज प्रोसेस ऑफ एनी रिएक्शन। अगर मुझे मान लो आप किसी रास्ते से जा रहे हो, ठीक है, आपको घर जाना है, आपका इनिशियल डेस्टिनेशन क्या है, डेस्टिनेशन ये है कि भैया आप जहाँ से निकले हो, फाइनल आपका घर है। अब कई रास्ते होंगे उसके, आप कौन से रास्ते से जा रहे हो वही मैकेनिज्म है, कौन सा पाथ फॉलो कर रहे हो रिएक्शन में, यही मैकेनिज्म है। रिएक्टेंट आपका ये है, प्रोडक्ट आपका घर था, और आप पूरे रास्ते में आपने क्या किया, आप बातें करते हुए गए, लड़ाई करते हुए गए, हाँ, गाली गलौज करते हुए गए, रास्ते में छोले कुलचे खाते हुए गए। अब क्या कैसे जा रहे हो वो आपके ऊपर है। हो सकता है आप में से कोई कोल्ड ड्रिंक पीते हुए जा रहा, कोई गोलगप्पे खाते हुए जा रहा, वो जो प्रोसेस है पूरा रास्ते का, उसी को हम मैकेनिज्म बोलते हैं। एक एक करके इनके बारे में डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला टास्क हमारा होगा अटैकिंग रिएजेंट को समझना कि आखिर अटैकिंग रिएजेंट होता क्या है, ठीक है ना। आइए डिस्कस करते हैं अटैकिंग रिएजेंट। अटैकिंग रिएजेंट में बेटा मैंने दो चीज़ें बताई, कौन, इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रो का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, और फाइल का मतलब होता है लविंग। इलेक्ट्रॉन से लव करने वाला इलेक्ट्रोफाइल कहलाता है। न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या हो गया, न्यूक्लियस लविंग। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रिकल यानी इलेक्ट्रॉन लविंग, एंड न्यूक्लियोफाइल का मतलब न्यूक्लियस लविंग। कोई किसको प्यार करेगा, जिसकी कमी होगी। जिसके पास पैसों की कमी है वो हमेशा ये बोलेगा कि भैया प्यार से पेट नहीं भरता, और जिसके पास प्यार की कमी है वो ये बोलेगा पैसा ही सब कुछ नहीं होता। दोनों बातें दो अलग अलग लोग बोल रहे हैं, डिपेंड करता है कि इसके पास किस किस चीज़ कमी है। जिसके पास बहुत सारा पैसा है और प्यार नहीं है वो यही बात बोलेगा भैया पैसों से सब कुछ नहीं होता, और जिसके पास बहुत सारा प्यार है लेकिन पैसे की कमी है वो ये बोलेगा कि प्यार से पेट नहीं भरता। हम जैसे लोग सही हैं जिनके पास दोनों है, जिनका पेट भी भर रहा है, इतना पैसा है, और उतना पैसा है कि प्यार के लिए कहीं दूर जाने की ज़रूरत भी नहीं है। जैसे आप सब लोग, अगर आपको ऐसा, जिस दिन आपको ये एहसास हो कि आपका पेट भर जा रहा है और प्यार करने के लिए माँ है, भाई है, बहन है, समझ लो कि आपका जीवन सबसे सुकून से बीत रहा है। और वो लोग जिनके पास बहुत सारा पैसा तो होता है, पैसा कमाने के चक्कर में वो बहुत कुछ रिश्ते पीछे छोड़ जाते हैं, प्यार उन्हें नहीं मिलता। प्यार खरीदने से थोड़ी मिलेगा, किसी को 500 रुपये, ये लो 500 रुपये मुझसे प्यार करो, अरे ऐसे थोड़ी होता है। प्यार खरीदा नहीं जा सकता। जिसके पास जिस चीज़ की कमी होती है वो उसी से प्यार करता है। पैसों की कमी वाला पैसों से प्यार करेगा, जिनके पास बहुत सारा पैसा होगा प्यार, वो उसे प्यार तो चाहिए होगा जो भी है। तो सवाल ये है कि अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल की बात करूँगा तो इलेक्ट्रोफाइल का मतलब जाने अनजाने में मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक ऐसा सब्सटेंस या एलिमेंट जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, वही तो होगा इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफाइल का पहला पॉइंट क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सबसे पहला, यानी कि इलेक्ट्रॉन उसके पास है नहीं। अच्छा, अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन नहीं है उसका दो रीज़न, या तो बचपन से नहीं है या तो था चला गया। दो टाइप के गरीब होते हैं, एक बचपन के गरीब हैं, एक पहले अमीर थे अचानक से जुए में हार गए सब और वो गरीब हो गए। तो अगर मैं इलेक्ट्रोफाइल की बात करता हूँ तो दो टाइप की इलेक्ट्रोफाइल है। एक इलेक्ट्रोफाइल जिनके पास शुरू से बचपन से ही नहीं है इलेक्ट्रॉन की कमी शुरू से बनी रही है, और एक जिनके पास इलेक्ट्रॉन तो था लेकिन वो चला गया जिसकी वजह से उसकी कमी आई है।
तो अगर मुझे इलेक्ट्रोफाइल के बारे में जानना है, यानी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट के बारे में जानना है, तो या तो दूसरा पॉइंट है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, यानी ये जो इलेक्ट्रोफाइल है ये न्यूट्रल भी हो सकता है और पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है। न्यूट्रल का मतलब वो शुरू से जैसा है वैसा ही, बस इलेक्ट्रॉनों की कमी है, और पॉजिटिव चार्ज का मतलब उसके पास पहले इलेक्ट्रॉन था, अब वो चला गया। तो ये इट मे बी पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल। अब एग्जाम्पल देख लो, जैसे अगर मैं पॉजिटिव चार्ज वाले की बात करूं तो जैसे CH3+, पॉजिटिव चार्ज हुआ, Cl+, ठीक है, NO2+, Cl+, NO2+। अब आप सोच रहे Cl- होता है, प्लस भी हो सकता है क्या? हाँ, हो सकता है, Cl+ भी होता है, Cl- भी होता है, ठीक है। अब NO2+ हो गया, CH3+ हो गया, Cl+ हुआ। ये जो पॉजिटिव चार्ज हैं, ये सारे पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को लव करेंगे। क्यों? क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। लेकिन इसका ये भी मतलब नहीं है, याद रखना, बस इलेक्ट्रॉनों की कमी दर्शा रहा। क्या हर एक पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल होगा? सोच के बताओ, क्या हर एक पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रोफाइल होगा? हाँ, या हर एक इलेक्ट्रोफाइल एक पॉजिटिव चार्ज होगा? दोनों गलत है। हर एक इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव चार्ज होगा, ये तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि वो न्यूट्रल भी हो सकता है। हर एक पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियोफाइल हो, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल हो, ये जरूरी नहीं, क्योंकि सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, वो एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, 10 आ गए, उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब ऑक्टेट कंप्लीट हो गया तो क्या ऐसे इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत नहीं है क्या? नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्यों है भैया? उसका ऑक्टेट कंप्लीट हुए से इलेक्ट्रॉन की क्यों जरूरत है? भले पॉजिटिव चार्ज है बट उसके पास इलेक्ट्रॉनों की जरूरत नहीं है, तो पॉजिटिव चार्ज होते हुए भी वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। देखो Na+ पॉजिटिव चार्ज होते हुए भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। H3O+ पॉजिटिव चार्ज होते हुए भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। NH4+ पॉजिटिव चार्ज होते हुए भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका ऑक्टेट कंप्लीट है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब जिसका ऑक्टेट कंप्लीट ना हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है। अब आपने कहा सर चलो पॉजिटिव चार्ज वाला एग्जाम्पल तो समझ में आ गया, न्यूट्रल वाला भी बता दो। तो अगर मैं न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल की बात करूं, तो देखो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल में जैसे BCl3 की बात करता हूँ। बोरॉन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3, और वो 3 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना लेगा, कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे? 6। क्या ऑक्टेट कंप्लीट हुआ? नहीं। तो क्या इस इलेक्ट्रॉनों की कमी है? हाँ। कितने इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत है? 2 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, इसलिए ये क्या हो गया? इलेक्ट्रोफाइल हो गया। AlCl3 बताओ बेटा, क्या इलेक्ट्रॉनों की कमी है इसके पास? एल्यूमिनियम के पास 3 इलेक्ट्रॉन होता है और 3 क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया तो 6 ही इलेक्ट्रॉन हुए। क्या उसके पास भी इलेक्ट्रॉनों की कमी है या नहीं? हाँ। तो एक और बात, ये पहला पॉइंट हो गया इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। दूसरा, इट में भी पॉजिटिव चार्ज और न्यूट्रल। पॉजिटिव चार्ज के एग्जाम्पल सामने है, न्यूट्रल के एग्जाम्पल इधर सामने है। अब तीसरा पॉइंट, अब आप तुरंत समझ गए होंगे, जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी, क्या वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा? क्या वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा? आपने कहा हाँ। और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर क्या लेविस एसिड कहलाता है? लेविस एसिड और लेविस बेस पढ़ा है वही। इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने वाला लेविस एसिड कहलाता है और इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला लेविस बेस कहलाता है। तो चौथा पॉइंट होना चाहिए वो लेविस, या लुईस बोलते हो आप लोग, लुईस एसिड होना चाहिए। फिर से एक बार बताओ, इलेक्ट्रोफाइल क्या क्या होना चाहिए? पहला तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होना चाहिए। दूसरा, इट में भी पॉजिटिव और न्यूट्रल चार्ज। कोई भी ऐसा एलिमेंट जिसका पॉजिटिव चार्ज होने के बाद उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो, वो कभी भी इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा। वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो लेविस एसिड भी होगा और इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाला भी होगा। क्या बात क्लियर हो गई?
अब हम न्यूक्लियोफाइल की बात करते हैं। न्यूक्लियोफाइल का मतलब समझ गए होगे, क्या होगा? न्यूक्लियस लवर। तो पहला पॉइंट बता दो, न्यूक्लियस लवर है तो क्या इलेक्ट्रॉन रिच होगा या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट? इलेक्ट्रॉन रिच। ठीक है। दूसरा, इट मे बी नेगेटिव चार्ज और न्यूट्रल। एग्जाम्पल बताओ। Cl माइनस, OH माइनस, F माइनस, NH2 माइनस। न्यूट्रल वाले एग्जाम्पल बताओ। एक ऐसा कंपाउंड जिसके पास लोन पेयर हो, NH3, H2O, OCH3। ये जितने हैं सब क्या हैं? न्यूक्लियोफाइल। क्या बेटा? हाँ, क्या भैया? हाँ, ये जुड़ने के बाद इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन नहीं आता, इसीलिए काम कर सकता है। वैसे तो क्लोरीन भी है। इसमें हम बात किए पॉजिटिव चार्ज में, अगर ऑक्टेट कंप्लीट है फिर पॉजिटिव चार्ज है तो वो इलेक्ट्रोफाइल नहीं होगा, लेकिन न्यूक्लियोफाइल में हर एक नेगेटिव वाला न्यूक्लियोफाइल होगा। ओके, गुड। Cn माइनस। ओके, तो अब एक और बात, न्यूक्लियोफाइल अगर आपके समझ में आ गया, इलेक्ट्रोफाइल आपको समझ में आ गया, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी एक ऑर्डर होता है, उसको भी समझना होगा। न्यूक्लियोफिलिसिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। न्यूक्लियोफिलिसिटी यानी कि अगर दो न्यूक्लियोफाइल है तो उसमें कैसे पता चलेगा कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है? न्यूक्लियोफिलिसिटी आपको बताएगा कि दो न्यूक्लियोफाइल में से कौन सा न्यूक्लियोफाइल अच्छा है और कौन सा न्यूक्लियोफाइल बुरा है। सबसे पहले, चार्ज न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल से ज़्यादा अच्छा होता है। पहला पॉइंट, चार्ज जो है वो न्यूट्रल से ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे OH माइनस जो है इसका न्यूट्रल न्यूक्लियोफाइल क्या होगा? H2O। H2O से एक हाइड्रोजन निकाल दूंगा तो ये न्यूक्लियोफाइल बन गया। H2O भी न्यूक्लियोफाइल है, किसकी वजह से? लोन पेयर की वजह से। तो इन दोनों को अगर कंपेयर किया जाए तो कौन ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा? चार्ज वाला, यानी कि OH माइनस ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। किसके कंपेयर में? H2O के कंपेयर में। दूसरी बात, जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि मेरे पास H2O है, जैसे H2O है और CH3OH है। अब मैं जानना चाहता हूँ कि इसमें मुझे कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो इसका CH3 वाला पोर्शन ज़्यादा होगा, क्योंकि CH3 का काम होता है इलेक्ट्रॉन को पुश करना, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता है, और जिसके पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगा वो अच्छा न्यूक्लियोफाइल कहलाएगा। क्यों इलेक्ट्रॉन पुश करता है CH3? प्लस आई इफेक्ट शो करता है। अभी आज ही के लेक्चर में आगे मैं इसे क्लियर कर दूंगा। अगला पॉइंट सोचो जरा, अगर मैं आपसे कहूँ NH2 माइनस और NH3 में कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है? NH माइनस, अभी तो ऊपर वाला देख लिया, ठीक है ना? ओके, नेक्स्ट। अगर मैं आपसे कहूँ, ध्यान से सुनना, अगर मैं कहूँ CH3 माइनस, ओके, NH2 माइनस, OH माइनस और F माइनस, मैं जानना चाहता हूँ कि कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। क्या होगा? F माइनस। गलत जवाब हो गया। CH3 माइनस ज़्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, न्यूक्लियोफिलिसिटी इसकी ज़्यादा। तो आप सोच रहे हो ऐसा क्यों हुआ? एक बात बताओ, एक आदमी है 1 लाख रुपए महीना कमाता है, बहुत अमीर है, और एक आदमी है 10,000 रुपये महीना कमाता है, 5,000 की उधारी दोनों के ऊपर है, तो कौन ज़्यादा परेशान होगा? 10,000 वाला ज़्यादा परेशान होगा, और 1 लाख वाले को तो फ़र्क ही नहीं पड़ेगा 5,000 की उधारी है या नहीं? तो 10,000 वाला जब ज़्यादा परेशान होगा तो क्या वो ज़्यादा चाहेगा जल्दी से ख़त्म करने की उस उधारी को? हाँ या ना? सेम ऐसे ही जिस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज आने से क्या ही फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क पड़ेगा क्या?
नहीं। लेकिन अगर किसी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है, उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा तो वो ज़्यादा इफेक्ट करेगा, वो ज़्यादा परेशान हो जाएगा। इस वजह से जब वो ज़्यादा परेशान हो गया तो बड़ी तेज़ी से जा करके रिएक्शन करने की कोशिश करेगा। अब बताओ, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में सबसे अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है? फ्लोरीन। तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कोई इफेक्ट ज़्यादा नहीं करेगा, लेकिन कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा इफेक्ट करेगा। ये हाईली अनस्टेबल होगा, और जो हाईली अनस्टेबल होगा वो ज़्यादा तेज़ी से रिएक्ट करेगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? तो अच्छा न्यूक्लियोफाइल कौन हो गया? CH3-। अगर मैं यहीं पे स्टेबिलिटी पूछता, अगर मैं स्टेबिलिटी पूछता CH3-, NH2-, OH- और F-। अब बताओ किसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होती? F- की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती, कुछ इस तरीके से। क्या ये बात क्लियर हो गई? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के ऊपर अगर आपने नेगेटिव चार्ज डाल दिया तो कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव के ऊपर अगर आपने नेगेटिव चार्ज डाल दिया तो भाई साहब तहलका मचा देगा, वो परेशान हो जाएगा, वो बहुत ज़्यादा परेशान। ये है न्यूक्लियोफिलिसिटी। इसको अपनी कॉपी में जल्दी से नोट करेंगे। फिर जा कर के हम हमारा ये वाला पोर्शन यानी कि अटैकिंग रिएजेंट हम लोगों ने कवर कर दिया। अब हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में। एक पॉइंट यहाँ पे एक्स्ट्रा नोट कर लीजिएगा कि इलेक्ट्रॉन रिच है तो ये न्यूक्लियोफाइल जो है वो, एक पॉइंट यहाँ पे कौन सा पॉइंट लिख दूँ? तीसरा, इट इज लेविस बेस। तो इलेक्ट्रोफाइल लेविस एसिड होता है, न्यूक्लियोफाइल लेविस बेस होता है। यहाँ पे जितनी भी चीज़ें लिखी हुई सारी बातें समझ में आ गई। ये छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत ज़्यादा खतरनाक बातें हैं, इसको याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जेईई में बहुत सारे क्वेश्चन इसके आते हैं। कभी कभी क्या होता है ना, कुछ बातें छोटी सी होती हैं, लिखी होती हैं, लेकिन हमें समझने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। स्कूल में जब मैं पढ़ता था आप लोगों के टाइम पे, जहाँ पे जिस क्लास में आज आप बैठे उस क्लास में कभी मैं भी बैठा करता था, तो स्कूल में एक लाइन लिखी हुई थी। जैसे सरकारी स्कूल में नहीं होती, लिखी होती हैं लाइनें, तो मेरे स्कूल में भी एक लाइन लिखी हुई थी कि मूर्ख विद्वानों से इतनी शिक्षा नहीं लेता जितना कि विद्वान मूर्खों से। इस लाइन को समझने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा। आप लोग समझ गए? तो अगर समझ गए तो बेटा बहुत अच्छी बात है। मुझे तो समझने, इसका असली मीनिंग, एक्चुअल में इसकी असली मीनिंग समझने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगा कि मूर्ख विद्वानों से उतनी शिक्षा नहीं लेते जितने कि विद्वान मूर्खों से। इसका मतलब अगर एक मूर्ख बच्चा और एक विद्वान बच्चा, टैलेंटेड बच्चे, दोनों को एक साथ रख दोगे तो जो बच्चा मूर्ख है वो विद्वान होगा, इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन जो विद्वान है वो मूर्ख हो जाएगा, इस बात की गारंटी। इसलिए अपना जो साथी है ना, ये सोच समझ के चुनना चाहिए हर किसी को। तो दोस्त चुनने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि आप उसकी तरह बनेंगे, ये पक्का है। तो आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला टॉपिक स्टार्ट होता है जिसमें हम बोलेंगे इंटरमीडिएट के बारे में डिटेल में जानकारी लेते हैं। इसे रेज करूँ अब? जो भी इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल अभी आपने पढ़ा है, यानी कि या न्यूक्लियोफिलिसिटी जो आपने पढ़ा है, इससे जानने के लिए हमें इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल बना कैसे था ये जान लेते हैं। इसे बॉन्ड फिजन। देखो, कोई सिंगल कब होता है? जब उनके बॉन्ड का ब्रेकअप होता है, तभी तो सिंगल होगा। तो बस हमें ब्रेकअप कितने तरीके से होता है मैं ये बताना चाह रहा हूँ। बॉन्ड फिजन बॉन्ड फिजन, बॉन्ड को तोड़ना है। तो मान लो एक एटम A है और एक एटम B है, ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और दोनों के इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बीच में कोई भी अंतर नहीं है, मतलब अप्रॉक्सीमेटली सेम है। तो जब ये दोनों एक दूसरे से जुड़े होंगे तो किसी न किसी कंडीशन पे जुड़े होंगे। A ने अपना एक इलेक्ट्रॉन रखा होगा, B ने अपना एक इलेक्ट्रॉन रखा होगा, और इस हिसाब से ये दोनों जुड़े होंगे। जब इनका ब्रेकअप हो तो A अपना इलेक्ट्रॉन ले ले और B अपना इलेक्ट्रॉन ले ले, और इस तरीके से जब दोनों अलग अलग होंगे तो A को अपना इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा और B को अपना इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा। इसमें क्या हुआ कि बहुत ही ईमानदारी के साथ, समझदारी के साथ, तुमने मुझे जितने गिफ्ट दिए थे मुझे दे दो, मैंने तुम्हें जितने गिफ्ट दिए थे
वापस दे दो, जो आपने यूज किया था जिससे आपका बॉन्ड बना था वो आप वापस लेकर के चले गए। इसको होमोलिटिक बॉन्ड फिजन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? होमोलिटिक बॉन्ड फिजन। इसमें ए ने अपना एक इलेक्ट्रॉन रखा था, बी ने अपना एक इलेक्ट्रॉन रखा था, उन दोनों के इलेक्ट्रॉनों से बॉन्ड बना था। जब दोनों अलग हुए तो ए अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया, बी अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला गया। इससे बनने वाला जो प्रोडक्ट है इसी को हम फ्री रेडिकल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल। ये आपका फ्री रेडिकल है। फ्री रेडिकल का मतलब एक ऐसा रेडिकल जिसके पास एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो, उसे फ्री रेडिकल बोलते हैं। लेकिन जरा सोचो, अगर ए और बी में बी ताकतवर हो, बी क्या है? ताकतवर है, मीना। मीना का मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। बी ताकतवर है यानी कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये ए के इलेक्ट्रॉन को भी हमेशा अपने पास रखेगा और बी का तो है ही है उसके पास। अब इनका अगर ब्रेकअप हुआ, तो भैया बी ने अपना इलेक्ट्रॉन तो रखा ही रखा है, बी ने अपना इलेक्ट्रॉन तो रखा ही, साथ में ए का भी इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो इसलिए बी के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। ए बेचारे के पास इस बार एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? अब ए के ऊपर आया पॉजिटिव चार्ज जिसे आपने कैटायन नाम दिया, बी के ऊपर आया नेगेटिव चार्ज जिसको आपने एनायन नाम दिया, तो ये है कैटायन और ये रहा एन आयन। तो जल्दी से फिर से बताना, कैटायन के पास किसकी कमी है? इलेक्ट्रॉन की, तो ये इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप हो गया। अब इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप का मतलब इलेक्ट्रोफाइल हो गया, और इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है तो ये न्यूक्लियोफाइल हो गया। तो अब आप मुझे बताएंगे इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल जो बॉन्ड ये बना है, ये जो बॉन्ड फिजन है, इस टाइप के बॉन्ड फिजन को हम हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन बोलते हैं। तो आप मुझे बताइए कि ये जो होमोलिटिक बॉन्ड फिजन है, इससे क्या बना? फ्री रेडिकल। और हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन से क्या बना? इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। अब सेम यही क्वेश्चन आगे बढ़ाते हुए, अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास ये देखो कुछ कंपाउंड है और मैं इसका बॉन्ड तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं, और HNU, याद रखना HNU के प्रेजेंस में जब बॉन्ड टूटता है तो हमेशा फ्री रेडिकल तैयार होता है। इसका मतलब अगर मैं इस कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड तोड़ने की कोशिश कर रहा हूं और HNU डाला है, HNU का मतलब होता है सनलाइट, तो सनलाइट के प्रेजेंस में होता है हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है, कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन ले लेता है, इससे बना क्या? CH3 के ऊपर एक फ्री रेडिकल और हाइड्रोजन के ऊपर एक फ्री रेडिकल, तो ये दोनों दो फ्री रेडिकल आपके तैयार हो गए। लेकिन ज़रा सोचो, अगर मैं ये इसी तरीके से एक कंपाउंड और लिखता, एक बॉन्ड होता Cl का, बताओ Cl क्या है? मीना, Cl मीना है ना। तो अब अगर ये बॉन्ड टूटेगा तो दोनों इलेक्ट्रॉन किसके पास होगा? तो CH3 पॉजिटिव चार्ज और Cl नेगेटिव चार्ज, तो ये क्या हो गया? न्यूक्लियोफाइल, और ये क्या हुआ? इलेक्ट्रोफाइल। एक कार्बन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज को क्या बोलते हो? कैटायन। पॉजिटिव चार्ज क्या बोलते हो? कैटायन। और कार्बन के ऊपर कैटायन है तो कार्बोकैटायन नाम हुआ इसका। क्या नाम हो गया? इसका नाम हो गया कार्बोकैटायन। तो क्या ये कार्बोकैटायन एक फ्री रेडिकल भी, एक इंटरमीडिएट भी है? ओके गुड। एक और बात, अगर मैं यही कहता कि कार्बन के साथ हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, मान लो यहाँ पे सोडियम है। अब इस सोडियम और कार्बन में, सोडियम तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है ना, वो तो पॉजिटिव चार्ज वाला है, तो जब ये बॉन्ड टूटेगा तो बताओ अब CH3 के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव, और सोडियम के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। अब बताओ एनायन किसके ऊपर है? कार्बन के ऊपर, तो नाम क्या हो जाएगा? कार्बन आयन, कार्ब एनायन। इसका नाम कार्बोकैटायन, और ये क्या हो गया? कार्बन आयन। इसी कार्बोकैटायन को कार्बोनियम आयन के नाम से भी जानते हैं। IUM तब लगता है जब किसी के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, और IDE तब लगता है जब किसी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो यहाँ पे इसी को हम क्या लिख सकते हैं? कार्बोनियम
आयन। तो इसे आप कार्बोकैटायन के साथ साथ कार्बोनियम आयन भी बोल सकते हो। ये आपका कार्बेन आयन हो गया। क्या आपको कार्बोकैटायन और कार्बेन आयन अच्छे से समझ में आ गया? तो फिर से एक बार बताइए, कार्बोकैटायन और कार्बेन आयन कौन से फिजन से बना है? हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन से बना है, जबकि फ्री रेडिकल होमोलिटिक बॉन्ड फिजन से बना है। ये सब एग्जाम्पल हैं। तो ये होमोलिटिक बॉन्ड फिजन है और ये है हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। नोट कर लें, ये भी आपका हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन। तो रिएक्शन मैकेनिज्म जानने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी? कार्बोकैटायन की ज़रूरत पड़ेगी, कार्बेन आयन की ज़रूरत पड़ेगी और फ्री रेडिकल की ज़रूरत पड़ेगी, न्यूक्लियोफाइल की ज़रूरत पड़ेगी और इलेक्ट्रोफाइल की ज़रूरत पड़ेगी। इससे पहले कि हम रिएक्शन मैकेनिज्म के और ज़्यादा डिटेल में समझें, हमें पहले कुछ इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट पढ़ लेना चाहिए। उन इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को जब तक हम नहीं समझ पाएंगे तब तक आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये डोम्स का चौक नहीं है क्या, कलर्ड वाला? लैम चलो, इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट। नोट कर लिया ना? अब तक तो नोट हो गया होगा, नहीं नोट हुआ? बॉन्ड फिजन का सिंबल देखना बेटा, ये जो ए और बी है ना, जब ये हेट्रोलिटिक बॉन्ड फिजन होता है तो ये इस तरीके से एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये एरो जिस एटम के ऊपर आकर के गिरता है उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और पीछे वाले के ऊपर पॉजिटिव चार्ज छोड़ देता है। तो सिंगल बॉन्ड अभी हमने तोड़ा, एक बार डबल बॉन्ड तोड़ के देखें। तो मान लो ए और बी के बीच में डबल बॉन्ड है और इस डबल बॉन्ड को हेट्रोलिटिक हमें फिजन कराना, तो मैं क्या करूँगा, एक एरो से इसको इस तरीके से दिखाऊंगा। एरो बी के ऊपर आकर के हिट कर रहा है, तो जिसके ऊपर एरो आकर के हिट करेगा उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और पीछे वाले के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब एक ही बॉन्ड टूटा है और एक बॉन्ड एज इट इज पड़ा रह गया। क्या ये बात क्लियर हो गई? गुड। अगर मैं यहाँ से ऐसे लिखता, मान लो ट्रिपल बॉन्ड है और उस केस में मैं एक बॉन्ड ऐसे तोड़ूं तो क्या बोलोगे? ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, कितने बॉन्ड बच जाएंगे? 2 बॉन्ड बच जाएंगे। और बी के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? नेगेटिव चार्ज। कई जगहों पे बॉन्ड डिस्प्लेसमेंट पढ़ाया जाता है, मैं आपको बॉन्ड डिस्प्लेसमेंट नहीं पढ़ाऊंगा, बस ऐसे लिख देता हूँ। ऐसा लिखा नज़र आ सकता है, हो सकता है मान लो कहीं लिखा नज़र आए, ऐसे ए है, वाई है, इधर डबल बॉन्ड है, इधर सिंगल बॉन्ड है। तो हो सकता है कभी कभी कि ये डिस्प्लेस करे, तो ये जो डबल बॉन्ड है उठा करके डायरेक्ट यहाँ पे रखा जा सकता है और इससे ये बन जाएगा ये। मैं ऐसा कराऊंगा नहीं, लेकिन अभी बता देता हूँ कि ऐसा हो सकता है कि इसी बुक में आपको लिखा नज़र आए। ठीक है। और मैं बॉन्ड डिस्प्लेसमेंट यहाँ अलग से एक हेडिंग डला देता हूँ, बॉन्ड डिस्प्लेसमेंट। बॉन्ड डिस्प्लेसमेंट में सबसे पहले मान लो एक एटम है आपका वाई, इस वाई ने इस तरफ डबल बॉन्ड रखा है और इस तरफ सिंगल बॉन्ड। तो आप चाहें तो आप डबल बॉन्ड को किस में कन्वर्ट कर सकते हो? सिंगल बॉन्ड। और सिंगल बॉन्ड को किस में कन्वर्ट कर सकते हो? डबल बॉन्ड। उसके लिए आपको ये एरो यूज करना पड़ेगा। तो इससे क्या होगा, इधर सिंगल बॉन्ड हो गया और डबल बॉन्ड दूसरी तरफ शिफ्ट हो गया। इसे हम बॉन्ड की शिफ्टिंग बोलते हैं या बॉन्ड डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। या कभी कभी ऐसा हो कि मान लो वाई के ऊपर लोन पेयर है, ठीक है, वाई के ऊपर लोन पेयर और यहाँ पे कोई सिंगल बॉन्ड है, तो आप क्या कर सकते हो, आप लोन पेयर को सिंगल बॉन्ड में, सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हो कुछ इस तरीके से। वाई है, इधर डबल बॉन्ड हो गया, ठीक है। या कभी ऐसा हो सकता है कि इधर डबल बॉन्ड है और आप चाहो ये डबल बॉन्ड को वाई के ऊपर भेजना,
तो आप लोन पेयर के फॉर्म में इसे भेज सकते हो। यानी कि सिंगल बॉन्ड बचा, वाई के ऊपर क्या आ गया, लोन पेयर आ गया। डबल बॉन्ड को डायरेक्ट सिंगल बॉन्ड में और सिंगल बॉन्ड को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हो। वैसे लोन पेयर को डबल बॉन्ड में कन्वर्ट कर सकते हो या डबल बॉन्ड को लोन पेयर में कन्वर्ट कर सकते हो। ये बॉन्ड डिस्प्लेसमेंट हुआ कि बॉन्ड को एक जगह से दूसरी जगह कैसे रीअरेंज कर सकते हो, बॉन्ड को लोन पेयर में, लोन पेयर को बॉन्ड पेयर में कैसे कन्वर्ट कर सकते हो। ट्रिपल के केस में पॉसिबिलिटी नहीं होती इस तरीके का, तो इसलिए हम ट्रिपल के लिए नहीं बात करेंगे। ट्रिपल में हम बस तोड़ सकते हैं वैसे, ठीक है, लिखना ऐसे ही हुआ। क्या कोई दिक्कत है? नहीं। अब इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट अगली हेडिंग होगी हमारी। ये बॉन्ड डिस्प्लेसमेंट था, अब हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कशन करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। दो टाइप के इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होंगे, एक परमानेंट इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होगा और एक टेम्परेरी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट होगा। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट टोटल 4 तरीके से किए जाते हैं। अगर आप ये चारों सीख लिए तो बहुत रिएक्शन मैकेनिज्म का समझ लो कि रिएक्शन मैकेनिज्म का पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का लगभग 20% आप सीख जाओगे सिर्फ इस 4 इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट से। और वो कुछ और नहीं, एक ऐसा बंदा है जिससे मिल लिया, दोस्ती कर लिया, जान लिया, समझ लिया, हर एक रिएक्शन आप सीख जाओगे। उसका नाम है हैरी। हैरी क्या है? H का मतलब होता है हाइपर कॉन्जुगेशन। तुम लोग तो सस्पेंस में आ गए थे। E का मतलब होता है इलेक्ट्रोमेरिक। R बना रेजोनेंस और I होता है इंडक्टिव। ये 4 ऐसे इफ़ेक्ट हैं जिन इफ़ेक्ट को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। एक एक इफ़ेक्ट को बहुत डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, पीछे से चलेंगे। सबसे पहले किसके बारे में बात करने वाले हैं? इंडक्टिव इफ़ेक्ट के बारे में। बचपन में जब मैं बहुत ज़्यादा छोटा था, अभी भी छोटा ही हूँ, लेकिन जब मैं ज़्यादा छोटा था तो स्कूल में असेंबली हुआ करती थी। पता है सबके स्कूल में होता है, आप लोगों के स्कूल में होता है। तो असेंबली के दौरान अक्सर ऐसा होता, मुझे सारे टीचर जानते थे पूरे क्लास के, और बहुत बड़ा स्कूल था, सरकारी स्कूल था, लगभग 100 के ऊपर टीचर थे वहाँ पे, और वो सब मुझे जानते थे मेरे नाम से। सोचो जरा कितना घमंड होता है ना, आपका नाम आपके सारे टीचर जानते हैं, बहुत प्राउड फील होता है। तो मैं बहुत घमंडी बन गया था क्योंकि मुझे सब जानते थे। मैं सोचता था कि आखिर मैं इतना, भाई मेरे दोस्त बोलते थे कि यार तुझे सब जानते क्यों? हमने कहा चल एक दिन पूछ लेते हैं। एक दिन सर के पास गए, हमने पूछा सर मुझे सारे टीचर जानते हैं स्कूल के, सभी लोग मेरा नाम जानते हैं, क्या रीज़न है? क्योंकि मैं पढ़ने में बहुत तेज़ हूँ इसलिए। सर ने कहा नहीं बेटा, पढ़ने वाली बात नहीं है। हमने कहा क्यों? कह रहे हैं कि पूरे स्कूल का सबसे कम हाइट वाला बच्चा है तो। गजब बेइज्जती हुई, आप सोच लो, गजब बेइज्जती हुई। और मेरा जो दोस्त था, हमने कहा भाई तू ये बात किसी को बताना मत। 4 समोसे पे डील तय हुई कि 4 समोसा खिलाऊंगा तब जा कर के वो ये बात किसी को नहीं बताएगा। और एक समोसा आता था 1.5 रुपये का, 12 रुपये में पूरी फीस थी महीने की, और मैं उसे 6 रुपये का समोसा खिलाने वाला था, सिर्फ इस बात के लिए ताकि वो किसी से बताए ना कि मुकेश की हाइट सबसे कम है पूरे स्कूल में, और इस वजह से सारे टीचर इसको जानते हैं। तो 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 3 दिन, उसने कहा बता दूंगा, पहले मुझे समोसे खिला। बहुत मुश्किल से झूठ बोल करके मम्मी से पैसे मांग करके लेके आए, हमने उसे
समोसे खरीद करके दिए। हमने कहा भाई एक मुझे भी दे दे, नहीं दिया उसने, चारों समोसे खुद खा गया। और खाने के बाद उसी दिन शाम को पूरी क्लास को पता था ये बात। धोखा तो बेटा मुझे शुरू से मिलता आया, उसी दिन सीख लिया धोखा क्या होता। दिल टूट गया, फेविक्विक लगा से भी ना जुड़े, ये इतना ज़्यादा बुरी तरह से टूटा था मेरा दिल, लेकिन क्या कर सकते हो, कुछ नहीं। तो स्कूल में क्या होता है, असेंबली में सबसे छोटे को सबसे आगे खड़ा किया जाता है, तो मुझे सबसे आगे खड़ा किया जाता था और फिर ऐसे पूरी क्लास के सारे बच्चे ऐसे खड़े होते थे। हुआ ये कि हर एक फ्रेंड कमीना होता है, सबको पता है ये बात। तो मेरे जो 2-4 दोस्त थे वो मेरे से पीछे खड़े होते थे लाइन में सब, और मैं सबसे आगे। मेरे आगे 3 देवियाँ खड़ी होती थी, मतलब मेरी क्लास की 3 लड़कियाँ जो लाउड स्पीकर में बोलती थी, प्रेयर बोलती थी, वह शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पे डट जाए। आपके यहाँ अलग प्रेयर होता होगा, हमारे यहाँ ऐसा होता था। पहले वह शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पे डट जाए, दूसरा प्रेयर होता था जन गण मन अधिनायक जय हो, और तीसरे में पता नहीं क्या संस्कृत में बुलवाते थे, और आखिरी में बोलते थे भारत माता की जय। हाँ, ऐसा लगता है जैसे हाथ उखड़ जाएगा, इतनी ज़ोर से चिल्लाना। तो अब उस टाइम पे हम असेंबली में, और रूल बहुत स्ट्रिक्ट होता था कि आप अपने दोनों एड़ियों को मिला करके पंजों को खोल के रखेंगे, और हाथ इस तरीके से होना चाहिए, पूरा प्रॉपर एकदम ऐसे, ठीक है। और आपको हल्का सा ऐसे झुका होना पड़ेगा, और इस तरीके से ये अंगूठा जो है यहाँ पे आना चाहिए, प्रॉपर एकदम ऐसे। रूल था, स्ट्रिक्ट रूल था। तो मैं आराम से, अब आगे 3 लड़कियाँ बैठी हैं, बैठी नहीं मतलब खड़ी हैं प्रेयर के टाइम पे, और मैं सबसे बीच में एकदम सेंटर पे मैं खड़ा हूँ, और प्रेयर शुरू हुआ। वह शक्ति हमें दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पे डट जाए, ये पूरा लाइन था प्रेयर का। और जैसे प्रेयर स्टार्ट हुआ तब तक पीछे से 4-5 लड़के पीछे किसी एक ने आगे वाले को धक्का दिया। अब आगे वाले ने अपने आप को बचाने के चक्कर में दूसरे वाले को धक्का दिया, दूसरे वाले ने मेरे पीछे वाले को धक्का दिया, और मैं आराम से खड़ा हूँ, और जैसे वह शक्ति हमें तो दा करके सीधे उस लड़की के चरणों में, और वो लड़की भी देखो कह रही है खुश रहो खुश रहो। और मैम आई, उन्होंने कान पकड़ा, और कान पकड़ के मारा एक कंटाप खींच के। हाँ, मैं सोच रहा हूँ मेरी क्या गलती है इन सब में, ये एक आशीर्वाद दे रही है, एक धक्का दे रहा है, एक कंटाप मार रही है, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ। इतनी तेज़ी से ये सब कुछ हुआ कि मुझे समझ में नहीं आया क्या होगा। अब फिर अगले दिन मैं थोड़ा सा, अब समझदार था, मैं तो समझदार हूँ ना, तो मैं हल्का सा पैर क्या किया आगे करके खड़ा। हमने कहा अगली बार धक्का देंगे तो कंट्रोल कर लूँगा ऐसे। तो आराम से बढ़िया से खड़ा था ऐसे, हल्का सा पैर हल्का सा आगे, मतलब हल्का सा पीछे झुक के खड़ा था ताकि धक्का दे तो आगे आराम से बैलेंस कर सकूं। इस बार पीछे खींच लिया, और पीछे आगे तो हम ही 3-4 लोग गिरे थे बस, पीछे तो पूरी लाइन गिर गई। और इस बार फिर से मेरा ही कान पकड़ के, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ हर बार मेरी ही गलती क्यों। अच्छा, उस टाइम पे तो कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आता था, बहुत बुरा लगता था ये सारी चीज़ें, लेकिन जब बड़ा हुआ और 11th में आया तो हमें लगा कि यार ये कुछ और नहीं, एक इफ़ेक्ट है जिसका नाम है इंडक्टिव इफ़ेक्ट। कैसे, आओ चेक करते हैं। देखो, इसमें कार्बन की एक लंबी सी लाइन होती है कुछ इस तरीके से, और एक कमीना लड़का जो यहाँ पे खड़ा है, अब वो 2 काम कर सकता है, या तो पुश कर सकता है या तो पुल कर सकता है। मान लो उसने पुश किया, अब आप समझ में आ रहा है, चलो पुश करेगा तो किसको पुश करेगा? ये जो इलेक्ट्रॉन है ना बेटा, जो बॉन्ड के सेंटर पे हैं, उस इलेक्ट्रॉनों को पुश करेगा वो। अगर उसने इस इलेक्ट्रॉन को पुश किया तो इस इलेक्ट्रॉन के पुश करने की वजह से इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ भागेंगे? कार्बन की तरफ। और जैसे वो कार्बन की तरफ भागेंगे, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो जाएगी, तो उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। आएगा या नहीं? अब किसी भी एटम के ऊपर कोई भी चार्ज है वो उसको बर्दाश्त नहीं करेगा,
वो अपने आप को न्यूट्रल करने की कोशिश करेगा। कार्बन के ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? नेगेटिव। तो कार्बन उस नेगेटिव चार्ज को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा बल्कि उसे कम करने की कोशिश करेगा। तो वो क्या करेगा? इसी नेगेटिव चार्ज को आगे की तरफ पुश करेगा। जैसे पहले किसी ने पुश किया तो मैं अपने आप को भाई मैनेज करने के लिए, अपने आप को कंट्रोल करने के लिए क्या करूँगा? आगे वाले को पुश करूँगा ताकि मैं रुक सकूँ, बैलेंस हो सकूँ। यही तो होगा। तो इसी तरीके से जब ए ने इलेक्ट्रॉन को कार्बन के ऊपर पुश किया तो कार्बन ने इलेक्ट्रॉन को दूसरे कार्बन के ऊपर पुश किया, लेकिन जो इफेक्ट, जो धक्का मुझे लगा था, क्या वही धक्का सामने वाले को लगेगा या उससे थोड़ा सा कम लगेगा? यानी कि जो चार्ज इसके ऊपर आया होगा वो थोड़ा सा कम आया होगा। सेम प्रोसेस आगे बढ़ेगा, ये कार्बन और आगे वाले को पुश करेगा और इस तरीके से इसके ऊपर और कम चार्ज होगा और ये अपने और आगे वाले को पुश करेगा और इसके ऊपर और कम चार्ज आ जाएगा। 4 कार्बन के बाद इसका इफेक्ट नलीफाई हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसमें ए ने क्या, अब ए के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को पुश किया है। तो अगर इसने इलेक्ट्रॉन को पुश किया तो क्या जाने अनजाने में ए ने पूरे कार्बन चेन के अंदर इलेक्ट्रॉन को बढ़ा दिया, इसलिए इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। क्या नाम दिया बेटा इसको? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। और इस पूरे के पूरे इफेक्ट को इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, किसी भी कार्बन चेन में एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा देने से जो इफेक्ट क्रिएट होता है उसी को पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। और इसी पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट को शॉर्ट फॉर्म में प्लस आई का नाम देते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? अब ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट नंबर ऑफ कार्बन पे डिपेंड करता है और ज़्यादातर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो एल्काइल ग्रुप ही शो करते हैं। कौन सा ग्रुप? एल्काइल ग्रुप। और एल्काइल ग्रुप को क्या बोलते हो? आर, याद आया? मिथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल। तो जितना ज़्यादा एल्काइल ग्रुप में जितना ज़्यादा कार्बन होगा उतना ही ज़्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा। जैसे अगर मैं आपसे कहूँ कि CH3 और CH3H, ऐसे रख दूँ। अगर CH3 रखा, CH3CH2 ऐसा हो गया, ये भी एक एल्काइल ग्रुप है, ये भी एक एल्काइल ग्रुप है। CH3CH3 और ये H, ये भी एक एल्काइल ग्रुप है। CH3CH3 ये भी एक एल्काइल ग्रुप है। क्या लगता है सबसे ज़्यादा इफेक्ट किसका आएगा? जितने ज़्यादा एल्काइल ग्रुप होंगे उसका इफेक्ट उतना ही ज़्यादा होगा, इसलिए ये है आपका प्लस आई इफेक्ट यानी कि पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। सेम इसी तरीके से अगला होगा, अगर मान लो कोई इसी कार्बन वाले ये जो कार्बन है, इस कार्बन की चेन के साथ मैंने एक एलिमेंट लगा दिया बी। क्या लगाया बेटा? बी ने इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा। अगर बी ने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉनों को खींचा होगा तो बी के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? डेल्टा नेगेटिव, और उसके बदले कार्बन के ऊपर डेल्टा पॉजिटिव। और जब इसने अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचा होगा इस पॉजिटिव को ख़त्म करने के लिए तो इसके ऊपर डबल डेल्टा पॉजिटिव। इसने वही सेम काम इसने भी किया होगा तो सामने वाले के ऊपर ट्रिपल डेल्टा पॉजिटिव और उसके बाद इसके ऊपर 4 डेल्टा पॉजिटिव। इस तरीके से चार्ज आगे जाने पे चार्ज खत्म होगा। ये बताओ क्या है? क्या ये इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप हो गया? तो इसका नाम हो गया इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इस इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप की वजह से जो इफेक्ट क्रिएट होता है उसको नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट बोलेंगे। और इस नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट की वजह से यहाँ पे चार्जेज इस तरीके से कवर होंगे। इन दोनों के दौरान ध्यान देना, अगर मैं इस चार्जेज की बात करूँ यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा चार्ज किसका है? डेल्टा नेगेटिव का चार्ज सबसे ज़्यादा है और उसके बाद डबल डेल्टा नेगेटिव, फिर ट्रिपल डेल्टा नेगेटिव। जैसे जैसे डेल्टा लगता जा रहा है वैसे वैसे चार्ज क्या होता जा रहा है? कम होता चला जा रहा है। सेम यहाँ पे भी ऐसे ही होगा, डेल्टा पॉजिटिव सबसे ज़्यादा होगा, डबल डेल्टा पॉजिटिव उससे कम, फिर ट्रिपल डेल्टा पॉजिटिव उससे कम और फिर
4 डेल्टा पॉजिटिव सबसे कम होगा। जैसे जैसे डेल्टा बढ़ता जा रहा है पॉजिटिव चार्ज कम होता जाएगा। डेल्टा का मतलब होता है छोटा, और डबल डेल्टा का मतलब छोटे से भी छोटा, ट्रिपल डेल्टा का मतलब छोटे से छोटे का छोटा, और चौथे डेल्टा का मतलब छोटे के छोटे के छोटे के छोटा, इससे भी छोटा। ठीक है। नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट का जो ऑर्डर है वो ऑर्डर लिख लीजिए। NH3 प्लस सबसे ज़्यादा शो करता है, उसके बाद NO2 प्लस, फिर SO3H, फिर CHO, CO, COOH, COCl, CONH2, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, OH, OR, NH2, बेंजीन, हाइड्रोजन। ये वो ऑर्डर है जो आपका -I इफेक्ट शो करता है। इसे नोट कर लें। ये बात क्लियर हो गई। ये क्या हो गया? ठीक है। नेक्स्ट है, पीछे चल रहे हैं ना हम लोग, इंडक्टिव कंप्लीट हुआ। अब हम डिस्कस करेंगे रेजोनेंस। हेडिंग डालेंगे रेजोनेंस। रेजोनेंस या इसी को हम मेजोमेरिक इफेक्ट करेंगे। रेजोनेंस या मेजोमेरिक इफेक्ट डिपेंड करता है कि जो रेजोनेंस हो रहा है क्या स्टेट चेन में हो रहा है या रिंग में हो रहा है। अगर रेजोनेंस रिंग में होगा तो उसे मेजोमेरिक इफेक्ट बोलेंगे, या फिर रेजोनेंस, दोनों में से जो भी बोल सकते हो बोलो। लेकिन अगर स्टेट हो रहा है तो सिर्फ रेजोनेंस होगा, मेजोमेरिक नहीं होगा। ठीक है। अगर रिंग में हो रहा है तो मेजोमेरिक बोल सकते हो। रेजोनेंस की कुछ कंडीशन है बेटा। सबसे पहली कंडीशन क्या है कि मॉलिक्यूल जो है वो प्लेनर होना चाहिए। मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर। और अगर मॉलिक्यूल प्लेनर है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होना चाहिए? sp2 होना चाहिए। प्लेनर है तभी जाके होगा, अदरवाइज नहीं होगा। दूसरा, सिस्टम शुड बी कॉन्जुगेशन। अब आप हो सकता है समझ में ना आए कि कॉन्जुगेशन क्या होता है। कॉन्जुगेशन बता देता हूँ, 4 तरीके का होता है। हो सकता है कहीं पे डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ऐसा कुछ हो, समझ लेना कॉन्जुगेशन में। डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इसे पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन। दूसरा, मान लो कहीं पे एक एटम है A जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, फिर वो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड ऐसे जुड़ा हुआ है, तो उसे पॉजिटिव चार्ज और पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन बोलेंगे। पॉजिटिव चार्ज और पाई बॉन्ड एक दूसरे के अल्टरनेट है ना, तो इसे बोलेंगे पॉजिटिव चार्ज पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन। नेक्स्ट है C। मान लो A के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, ऐसा होता अब क्या होगा बताओ? नेगेटिव चार्ज पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन। मान लो D वाला ऑप्शन कि A के ऊपर लोन पेयर है और सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इस तरीके। तो इसे क्या बोलोगे? लोन पेयर
पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन, लोन पेयर पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन। ठीक है, ये कंडीशन होनी चाहिए। पहला क्या होना चाहिए बेटा, मॉलिक्यूल मस्ट बी प्लेनर। दूसरा क्या होना चाहिए, सिस्टम कैसा होना चाहिए, कॉन्जुगेशन पे। सिस्टम कॉन्जुगेशन में ये इतने तरीके से हो सकता है। ये कंडीशन अगर आपका फॉलो हो रहा है तो समझ लेना रेजोनेंस होगा, अदरवाइज रेजोनेंस नहीं होगा। एक और पॉइंट है, तीसरा पॉइंट है, जितना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा मॉलिक्यूल उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल या स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। जितना ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होगा उतना ही ज़्यादा किसी भी मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी होगी। ये रेजोनेंस की कंडीशन है या मेसोमेरिफिक के इफेक्ट की कंडीशन है। इसी के ऊपर कुछ एग्जाम्पल लेकर के हम लोग अभी चलने वाले हैं। ठीक है ना, ओके। तो दो टाइप के रेजोनेंस भी होंगे, प्लस आर और माइनस आर। अब आप समझ गए होंगे प्लस का मतलब क्या हुआ कि बेंजीन रिंग के ऊपर अंदर नेगेटिव या फिर कार्बन चेन के अंदर नेगेटिव चार्ज को बढ़ा दिया जाए तो पॉजिटिव, और अगर नेगेटिव चार्ज को कम कर दिया जाए तो नेगेटिव। जैसे प्लस आई इफेक्ट में क्या हुआ था, कार्बन चेन के अंदर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी गई थी तो प्लस आई इफेक्ट, और अगर कार्बन चेन के अंदर से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर कर ली जाए तो माइनस आई इफेक्ट हुआ था। सेम इसी तरीके से हम रेजोनेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ये नोट कर लिया, इसे इरेज कर दूं फिर जाके आगे बढ़ता हूं। मैं वो सारे पॉइंट एक बार यहाँ फिर से लिख देता हूँ जिनके बारे में हमें डिस्कशन करना है। सबसे पहले डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इस तरीके के बारे में डिस्कशन करना है। ए वाला था, बी वाले में मैंने ए के ऊपर पॉजिटिव चार्ज रखा था, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, इस तरीके से है। सी में ए के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इस तरीके से था। और डी ऑप्शन था जिसमें ए के ऊपर लोन पेयर था, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, इस तरीके से। हाँ, इन सब रेजोनेंस के बारे में एक एक करके डिस्कशन करें। सबसे पहला हमारा कौन सा होगा, पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन। पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में हमारा बेस्ट एग्जाम्पल है बेंजीन, है ना, क्योंकि बेंजीन में क्या है, पाई बॉन्ड है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन, रेजोनेंस इन बेंजीन, बेंजीन में रेजोनेंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओके, चेक करते हैं। मैंने बेंजीन को पहले बना लिया ऐसे, ध्यान देना बेटा। एक अगर आप समझ गए तो बाकी सब अपने आप समझ में आ जाएगा, कुछ ज़्यादा दिमाग लगाने की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती। किसी एक को समझना होता है और मैं किसी एक को ही समझाऊंगा। डबल बॉन्ड आपके पास 3 हैं, तीनों डबल बॉन्ड में कोई भी डबल बॉन्ड से शुरुआत करें। बताओ किससे शुरुआत करें, किसी से भी कर दें। मैं ऊपर वाले डबल बॉन्ड से शुरुआत करता हूँ, ठीक है। मैंने इस डबल बॉन्ड को ऐसे घुमाया तो बताओ क्या हुआ होगा, इस वाले कार्बन के ऊपर नेगेटिव आया होगा, पीछे वाले कार्बन के ऊपर आपने इसको ऐसे बना लिया। देखो ये वाला डबल बॉन्ड टूट चुका है, लेकिन ये 2 डबल बॉन्ड तो बचे हुए हैं ना, और इस डबल बॉन्ड के टूटने की वजह से इसके ऊपर आया था नेगेटिव और इसके ऊपर आया था पॉजिटिव। अब इस एक बार तोड़ दिया तो बाकी सारी उसी हिसाब से टूटेंगे जैसा कि पहली बार टूटा है। मैंने यहाँ पे नेगेटिव चार्ज रखा है, तो दूसरे वाले डबल बॉन्ड को 2 तरीके से तोड़ा जा सकता है। एक मैं ऊपर करके तोड़ूं और एक मैं नीचे करके तोड़ूं। अगर मैं ऊपर करके तोड़ूंगा तो नेगेटिव किस पर आएगा, ऊपर वाले कार्बन पे, और पॉजिटिव नीचे वाले कार्बन पे, यही तो होगा। अब बताओ अगर यहाँ नेगेटिव आ गया, यहाँ नेगेटिव, दोनों नेगेटिव एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे और इस रिपल्सन की वजह से स्टेबिलिटी डाउन हो जाएगी। तो मुझे क्या करना चाहिए, बॉन्ड किधर तोड़ना चाहिए, नीचे की साइड या ऊपर के साइड, नीचे के साइड। मैंने बॉन्ड को नीचे के साइड तोड़ दिया। जब मैंने बॉन्ड को नीचे के साइड तोड़ा तो जाने अनजाने में आप तुरंत समझ गए होंगे, कि भैया यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। तो ये रहा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पहले वाला पुराना वाला पॉजिटिव चार्ज मैंने यहाँ पे रखा, और क्या नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके एक बॉन्ड बन जाएगा बेटा, हाँ या ना। और एक बॉन्ड ये वाला पहले से ही है, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, हाँ या ना।
अब आपने क्या कहा, आपने क्या कहा कि भैया ये वाला डबल बॉन्ड घुमा दो। किधर घूमेगा? अगर मैं इस तरफ घुमाऊंगा तो यहाँ नेगेटिव आएगा, और इस तरफ घुमाऊंगा तो यहाँ, बताओ किधर घुमाऊँ? आगे की तरफ फिर से। तो मैंने फिर से ये बॉन्ड ऐसे घुमा दिया, यहाँ नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, इस नेगेटिव पॉजिटिव ने मिल करके और इस नेगेटिव पॉजिटिव ने मिल करके नया बॉन्ड बना लिया, और इससे बेंजीन का एक और स्ट्रक्चर तैयार हो गया, जिसमें यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड है और यहाँ पे डबल बॉन्ड है। पहले और आखिरी स्ट्रक्चर को जरा ध्यान से देखो और बताओ क्या अंतर दिख रहा है। पहले स्ट्रक्चर में बॉन्ड जहाँ पे सिंगल है वहाँ पे दूसरे वाले में डबल है। जो आज सिंगल है वो कल डबल होगा, जो आज डबल है वो कल सिंगल होगा। बेटा ये रेजोनेंस ही बोलता है। उसने भी सुन लिया क्या? तो यहाँ पे डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड का हम लोगों ने जिक्र कर लिया। अच्छा, ये क्या आप में से किसी के दिमाग में ये सवाल नहीं आया सर ये पॉजिटिव नेगेटिव क्या एक दूसरे के साथ बॉन्ड नहीं बनाएंगे? अच्छा, यहाँ पे ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में बॉन्ड क्यों नहीं बना रहे हैं? क्योंकि यही तो अभी टूटे हैं, ये तो यही टूटे हैं। ये अपने पॉजिटिव अभी ब्रेकअप हुआ है, खुद का पॉजिटिव नेगेटिव कभी बॉन्ड नहीं बनाएंगे, वो इंतजार करेंगे किसी और का ब्रेकअप हो तो जाके बॉन्ड बनाए। तो पहला ब्रेकअप एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दूसरे का जब ब्रेकअप हुआ तो उसके नेगेटिव के साथ इसका पॉजिटिव और इसके पॉजिटिव के साथ इसका नेगेटिव। अगर इसके नेगेटिव के साथ इसके पॉजिटिव के साथ इसका नेगेटिव जुड़ सकता है तो इसके नेगेटिव के साथ क्या इसका पॉजिटिव नहीं जुड़ सकता? क्या जुड़ सकता है ना? हाँ, अगर उसको मैं जोड़ दूंगा तो जरा मुझे कोई बताएगा कि स्ट्रक्चर कैसा दिखने लगेगा। उस टाइम पे स्ट्रक्चर ऐसा दिखने लगेगा। क्या बेंजीन का ऐसा स्ट्रक्चर कभी देखा है? अगर ऐसा है तो स्ट्रक्चर ऐसे है तो ऐसा भी तो हो सकता है ना, और अगर ऐसा है तो स्ट्रक्चर कैसे हो सकता है? यहाँ बीच में भी ऐसा भी तो हो सकता है। क्या हो सकता है? हाँ, हो सकता है। ये जो स्ट्रक्चर है इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं डेवर स्ट्रक्चर। देवर, भाभी वाला देवर नहीं, डेवर। बट किस्मत हमारी सही है कि देवर जी है नहीं हमारे सिलेबस में, इसलिए हम इनके बारे में बात नहीं करेंगे। हमारे सिलेबस में सिर्फ ये दो स्ट्रक्चर हैं और इन दोनों स्ट्रक्चर को हम लोग नाम देते हैं केकुले स्ट्रक्चर। जहाँ सिंगल है वहाँ डबल और जहाँ डबल है वहाँ सिंगल। इन स्ट्रक्चर को हमने क्या नाम दिया? केकुले। और इन दोनों को मिला दिया एक बार तो बताओ, ध्यान से सुनना। एक मॉलिक्यूल कहता है कि भैया ये सिंगल है, अगला कहता है ये डबल। ये डबल बॉन्ड की खेल है, इस डबल बॉन्ड का खेल है। ये डबल बॉन्ड कभी इसके साथ होता है तो कभी इसके साथ होता है। हाँ देखो, ये वाला डबल बॉन्ड, इस कार्बन को देखो, ये डबल बॉन्ड कभी इसके साथ हो जा रहा है तो कभी इसके साथ हो जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा कौन किसके साथ है। उस केस में हम ये मान के चलेंगे सब सबके साथ है, और यहाँ पे हम मान के चलते हैं कि जो डबल बॉन्ड है ये दोनों के साथ है। और इस तरीके से एक स्ट्रक्चर यहाँ पे तैयार होता है और इस स्ट्रक्चर को हम केकुले हाइब्रिड बोलते हैं। ठीक है, ये है केकुले स्ट्रक्चर। हमारे सिलेबस में सिर्फ केकुले स्ट्रक्चर है और डेवर स्ट्रक्चर हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए नोट करके भूल जाएंगे इसे। हम सिर्फ केकुले स्ट्रक्चर। आप बताओ बेंजीन के कितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर होते हैं बेटा? दो। कौन कौन से? केकुले। एक में सिंगल बॉन्ड जहाँ है, दूसरे में वहाँ डबल बॉन्ड है। इस तरीके से आपने पहला वाला डबल बॉन्ड कॉन्जुगेशन कंप्लीट कर लिया। ठीक, अब हम दूसरे की तरफ चलेंगे। अगला हमारा टॉपिक है ये वाला। एक पॉजिटिव चार्ज लगाएंगे और उसको रेजोनेंस के थ्रू लेके चलते हैं। देखना, मैंने लिखा बेंजीन, फिर से देखो बेंजीन लिख दिया और इस बेंजीन पे लिखा CH2+। ठीक है, अब मैं चाहता हूं कि आप इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएं। इस बार पहले से ही आपको पता है कि बॉन्ड किधर घुमाना है। बताओ किधर घूमेगा? इस पॉजिटिव को देखते हुए बॉन्ड ऊपर की तरफ घूमेगा या नीचे की तरफ?
वेरी गुड, आपने बॉन्ड को ऊपर की तरफ ऐसे घुमा दिया, और जैसे आपने बॉन्ड को ऊपर की तरफ घुमाया आपने एक स्ट्रक्चर देखा, कुछ ऐसा मिल गया। क्या ये वाला बॉन्ड घूमा है क्या? नहीं, इसको तो मैंने छेड़ा ही नहीं ना, ये एज इट इज रहेगा। क्या इसको छेड़ा? नहीं, एज इट इज रहेगा। यहाँ पे क्या हो गया? डबल बॉन्ड CH2। अब बताओ पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। क्यों? क्योंकि नेगेटिव और पॉजिटिव ने तो मिल करके बॉन्ड बना लिया, तो हर तीसरी पोजीशन पे जाएगा वो चार्ज। जो भी चार्ज है वो घूम करके तीसरी पोजीशन पे जाएगा। ये पहले पे है, दूसरे चीज छोड़ कर कहाँ चला गया? तीसरे पे चला गया। देखो ये। अब बताओ इस वाले बॉन्ड को घुमाऊं क्या? किधर घुमाऊं? ऊपर की तरफ ऐसे, यही ना। तो यहाँ पे नेगेटिव और यहाँ पे इस नेगेटिव और पॉजिटिव ने मिलके क्या किया? बॉन्ड बना लिया। ओके, तो CH2 यहाँ पे आया, ये बॉन्ड, ये वाला बॉन्ड अभी भी जो बना है मैं उसको अलग कलर से दिखा रहा हूँ, ठीक है। और ये बॉन्ड एज इट इज है। बताओ चार्ज कौन सा आया बेटा? पॉजिटिव। क्या इस पोजीशन पे आ गया? गुड। आगे बताओ जल्दी से। डबल बॉन्ड CH2 एज इट इज रहेगा। यहाँ पे आपने ये वाला बॉन्ड ऐसे घुमा दिया क्या? ठीक है, तो इस नेगेटिव और इस पॉजिटिव ने मिलके बॉन्ड बनाया ये वाला, और ये पहले से अभी भी बना है। अब यहाँ पे कौन सा चार्ज आया? अब आखिरी में जो पॉजिटिव जहाँ से लिए थे उसको वापस करना पड़ेगा। तो आप ये बॉन्ड को ऐसे घुमाओगे, है ना, तो नेगेटिव और पॉजिटिव मिलके एक और बॉन्ड बना लेगा। इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? क्या ये बात क्लियर हो गई? कोई दिक्कत तो नहीं है? डन, गुड। एक और बात जरा ध्यान से सुनना। मैं अगर कहीं पे बेंजीन मान लो है, ध्यान से सुनो बेटा, बेंजीन पे कहीं पे कोई ग्रुप A लगा है, इस ग्रुप के रिस्पेक्ट में इसके अगल बगल वाले कार्बन को क्या बोलेंगे? ऑर्थो। क्या बोलते हैं बेटा? और उस ऑर्थो के बगल वाले को मेटा। ये दोनों क्या हो गए? मेटा। और ये सबसे सीधे सामने कौन है? ये पैरा। ठीक है, तो जस्ट सामने वाला पैरा होता है, अगल बगल वाला। अच्छा, इसके लिए बताना बेटा, अगर मैंने यहाँ पे A रखा है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे A रख दिया है, यहाँ पे A रख दिया है। अब बताओ ऑर्थो कौन होगा? अब ये बताओ क्या है? ये और ये ऑर्थो, और ये मेटा, और ये मेटा, और ये जस्ट सामने वाला पैरा होगा, अगल बगल वाला ऑर्थो और उस पैरा के बगल वाला मेटा। एनीवे, अब आप बताओ कि ये पॉजिटिव चार्ज बेंजीन रिंग के किस पोजीशन पे है? ऑर्थो पे और पैरा पे, यही तो दिख रहा है ना। ऑर्थो पे दिख रहा है और पैरा पे दिख रहा है, इसीलिए आप इसे बोलते हो ऑर्थो, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। क्या बोल दिया आपने इसको? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप फॉर। अब डायरेक्टिंग का मतलब क्या, ये भी बता देता हूँ। मान लो मैंने किसी नेगेटिव चार्ज को भेज दिया कि जा जी ले अपनी ज़िंदगी, तो नेगेटिव चार्ज किसके पास जाना चाहेगा? पॉजिटिव चार्ज के पास। अब बेंजीन में पॉजिटिव कहाँ कहाँ पे है? ऑर्थो पे दिख रहा है और पैरा पे दिख रहा है, तो कहाँ कहाँ पे जाएगा? ऑर्थो पे जाएगा, पैरा पे जाएगा। कौन? और नेगेटिव चार्ज कौन सा फाइल होता है? न्यूक्लियोफाइल। तो इसका मतलब अगर हमने न्यूक्लियोफाइल को भेजा तो न्यूक्लियोफाइल ऑर्थो पैरा पोजीशन पे जाएगा। इसकी वजह से दैट्स वाई दिस ग्रुप इज नोन एज, अगर मैं आपसे कहूँ CH2 ग्रुप या फिर R+ ग्रुप, R+ जो ग्रुप है, ये ग्रुप क्या है? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। किसके लिए? न्यूक्लियोफाइल के लिए। अब बताओ ये इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है या इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है? कैसे पता चलेगा? बेंजीन रिंग के अंदर आए हुए चार्ज से पता चलेगा। अगर बेंजीन रिंग के अंदर नेगेटिव चार्ज दिखेगा तो इसने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है, अगर पॉजिटिव चार्ज दिखेगा इसने इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ किया है। और
आप मुझे बताइए कि बेंजीन रिंग के अंदर पॉजिटिव चार्ज दिख रहा है या नेगेटिव? तो इसने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ किया या डोनेट? विड्रॉ किया है। तो आप कहेंगे कि यानी कि ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है ये। अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो मुझे कोई बता दे कि रेजोनेंस में पॉजिटिव लगाऊं या नेगेटिव लगाऊं? नेगेटिव लगेगा। क्यों? क्योंकि अगर कार्बन चेन के अंदर से इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है तो नेगेटिव रेजोनेंस, तो आप बोलेंगे नेगेटिव रेजोनेंस, यानी कि माइनस आर या आप लोग बोलते हैं माइनस एम। तो बताओ NH2 जो ग्रुप है वो माइनस आर माइनस एम है, नेगेटिव रेजोनेंस शो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग फॉर न्यूक्लियोफाइल। ओके, कोई दिक्कत है किसी को बेटा? नहीं है ना? एक और एग्जाम्पल मैं यहीं लगा हाथ लिख लेता हूँ, सी वाला। नहीं, पहले एक और एग्जाम्पल देता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आप इसका आंसर देंगे। अब NO2 जो ग्रुप है इसमें आप रेजोनेंस के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करेंगे। NO2 इसका आप लोगों ने क्या किया बेटा? जल्दी मुझे बताओ, पहला वाला बॉन्ड किधर घूमेगा? ऑक्सीजन की तरफ, क्योंकि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। तो अब आपने इसको ऑक्सीजन की तरफ घुमा दिया और इसके ऑक्सीजन की तरफ घूमने की वजह से ऑक्सीजन के ऊपर कौन सा चार्ज आया होगा? नेगेटिव चार्ज। और पॉजिटिव चार्ज कहाँ आया होगा? ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज नाइट्रोजन के ऊपर आया होगा। क्या ऐसा हुआ? आया ना? अब इस नाइट्रोजन के ऊपर हुए पॉजिटिव चार्ज को देख के ये वाला बॉन्ड किधर घूमेगा? नाइट्रोजन की तरफ घूमेगा ऐसे। ओके, गुड। तो आपने कहा कि सर मैंने नाइट्रोजन की तरफ घुमाया और इसकी वजह से यहाँ पे ऑक्सीजन नाइट्रोजन के बीच में एक डबल बॉन्ड आया, O के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया और ये डेटिव बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है। अब बताओ, ये वाला बॉन्ड टूट चुका है तो कौन सा बचा है? ये बचा और ये बचा, हाँ या ना? अब जल्दी से मुझे बताओ, यहाँ पे कौन सा चार्ज आया होगा? पॉजिटिव चार्ज आ गया। वेरी गुड। अब अगला क्या होगा? इस डबल बॉन्ड को फिर से इधर घुमाऊं, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है, इसके ऊपर नेगेटिव, इसके ऊपर पॉजिटिव मिलके बॉन्ड बना होगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया होगा, ये बॉन्ड एज इट इज है। अब फिर हमारा ये वाला बॉन्ड घूमेगा ना, डबल बॉन्ड नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये रहा ऑक्सीजन। बताओ, डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब पॉजिटिव चार्ज का जो साइन कलर है मैं चेंज कर देता हूँ। एट लास्ट क्या होगा? डबल बॉन्ड नीचे की तरफ घुमा और फिर नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव, यहाँ पे कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव। नेगेटिव पॉजिटिव ने बॉन्ड बनाया, इस बॉन्ड पहले से था, ये बॉन्ड पहले से था। अब ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे आया पॉजिटिव, इन दोनों ने मिलकर वापस से बॉन्ड बना लिया। क्या ये क्लियर हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं है? गुड। अब इसको देखते हुए आप मुझे बताएंगे कि भैया आपका जो पॉजिटिव चार्ज है वो कहाँ कहाँ दिख रहा है? ऑर्थो पे, पैरा पे और फिर से ऑर्थो पे। तो अगर मैं आपसे फिर से यही पूछता कि भैया आपका NO2 जो ग्रुप है ये क्या है, तो आप क्या बोल दोगे? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप या इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप? आपने कहा कि सर NO2 जो ग्रुप है वो पहला तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। दूसरा बताओ क्या है बेटा? ऑर्थो पैरा एक्टिवेटिंग या मेटा एक्टिवेटिंग? ऑर्थो पैरा
डायरेक्टिंग, किसके लिए? फॉर न्यूक्लियोफाइल। ओके, तीसरा प्लस आर या माइनस आर? माइनस आर या माइनस। ओके, ये दूसरा था या तीसरा सवाल था? तीसरा था ना ये। ओके, चौथा इस बार मैं यहाँ पे OH लिख रहा हूँ, ध्यान देना ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है। इस बार मैंने OH लिखा है, ठीक है। अब देखो ये लोन पेयर है, यहाँ पे क्या है बेटा? लोन पेयर। अब आखिरी वाला बचा था, उसके बारे में डिस्कशन करें। क्या है? लोन पेयर अगर हो तो कैसे होगा। जब लोन पेयर है तो उस लोन पेयर को आप नेगेटिव समझ के चलो। क्या समझ के चलोगे? और इस डबल बॉन्ड को घुमाओ। अब अगर नेगेटिव है तो ऊपर की तरफ घूम नहीं सकता, किधर घूमेगा? तो आपने इसको ऐसे घुमा दिया और यहाँ पे कौन सा बॉन्ड आएगा? चार्ज आएगा पॉजिटिव, और यहाँ पे अब ये लोन पेयर ये पॉजिटिव मिल करके क्या करेंगे? एक बॉन्ड बनाएंगे और यही लोन पेयर कहाँ पहुँच जाएगा? नेगेटिव चार्ज पहुँचेगा। आप उसे लोन पेयर है तो लोन पेयर ना, आपने समझा क्या है? नेगेटिव चार्ज, तो वही लोन पेयर आपका शिफ्ट हो जाएगा। देखो किधर, यहाँ पे डबल बॉन्ड हुआ लोन पेयर के साथ, ऑक्सीजन के साथ, और एक H है, और ये यहाँ पे क्या आ गया? लोन पेयर आया, क्योंकि यही लोन पेयर शिफ्ट हुआ है यहाँ पे, आया ना? या आपने कहा डबल बॉन्ड घूम गया? याद करो मैंने इसे बताया था, Y है, लोन पेयर है, डबल बॉन्ड बन सकता है, और डबल बॉन्ड घूम के लोन पेयर भी बना सकता है। तो डबल बॉन्ड घूम के लोन पेयर बनाया, ये लोन पेयर घूम करके डबल बॉन्ड बना दिया, तो ये लोन पेयर यहाँ बन गया, डबल बॉन्ड यहाँ। एक और बात बताओ, ऑक्सीजन कितने बॉन्ड मैक्सिमम बना सकता है? अभी कितना बनाया? जब औकात से ज़्यादा बॉन्ड बनता है ना, तो कौन सा चार्ज आता है? तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। बाकी तो सारी चीज़ें एज इट इज है। ये डबल बॉन्ड, यहाँ पे डबल बॉन्ड। फिर से बताओ बेटा आगे क्या करूँ? अब बताओ, ये डबल बॉन्ड फिर से घुमाऊँ ऐसे, और ये लोन पेयर के साथ डबल बॉन्ड बना दूँ, तो डबल बॉन्ड यहाँ बन गया, और लोन पेयर यहाँ आ गया, और ये एज इट इज रहा। अगले स्टेप में बताओ क्या होगा? ये फिर से ऊपर जाएगा, और ये लोन पेयर इसके साथ बॉन्ड बनाएगा। और एट द लास्ट तुम जहाँ से इसको लिए थे उसको वापस कर दो, और लोन पेयर को इसके साथ बॉन्ड बना दो। ये देखो। अब आप मुझे बताइए कि इस बार ऑर्थो पैरा पोजीशन पे कौन आया है? एक और बात यहाँ पे मैं लगे हाथ क्लियर कर देता हूँ कि न्यूक्लियोफाइल के लिए अगर ये ऑर्थो पैरा है तो इलेक्ट्रोफाइल के लिए क्या होगा? मेटा। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मेटा फॉर इलेक्ट्रोफाइल। इसको बताओ जल्दी से बेटा क्या होगा? OH ग्रुप जो है वो क्या होगा? पहली बात तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है या इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है? डोनेट कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। बताओ क्या होगा? प्लस आर या माइनस आर? प्लस आर। ठीक है, और बताओ ऑर्थो पैरा पे क्या भेजा जा रहा है? इलेक्ट्रॉन। तो कौन आएगा? इलेक्ट्रोफाइल। तो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग फॉर इलेक्ट्रोफाइल, एंड मेटा डायरेक्टिंग फॉर न्यूक्लियोफाइल। क्या ये बात क्लियर हो गई? और सबसे आखिरी में कुछ बात ध्यान से देख लो। बेंजीन के पास इतने सारे इलेक्ट्रॉन पेयर हैं कि जब भी कभी अटैक होगा तो किसके लिए हम बात करेंगे? इलेक्ट्रोफाइल के लिए। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल आपने सीखा है, न्यूक्लियोफाइल का बेंजीन पे बहुत ज़्यादा यूज नहीं होता। मेन यूज किसका है? इलेक्ट्रोफाइल का।
तो अगर मुझे फॉर इलेक्ट्रोफाइल जहां जहां पे प्लस आर इफेक्ट या प्लस एम इफेक्ट यूज हुआ होगा, जहां जहां पे प्लस, ये कौन सा इफेक्ट था, प्लस आर, तो इलेक्ट्रोफाइल के लिए क्या ये ऑर्थो पैरा है या मेटा? ऑर्थो पैरा किसके लिए है? इलेक्ट्रोफाइल के लिए। तो जहां जहां प्लस आर या प्लस एम यूज होगा वो हमेशा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा। क्या बात क्लियर हो गई? और जहां जहां माइनस आर और माइनस एम यूज होगा वो हमेशा क्या होगा? मेटा डायरेक्टिंग होगा। क्या ये बात क्लियर हो गई? इस बात को ध्यान देना। और कैसे पता चलेगा, फिर से सुनो, कैसे पता चलेगा कौन प्लस आर शो करेगा या माइनस आर? इसके लिए ध्यान देना, बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा हुआ अगर कोई भी ग्रुप जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो, या ये ग्रुप किसी के साथ डबल बॉन्ड से जुड़ा हो, या ये ग्रुप किसी के साथ ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हो, ऐसा हो तो ये हमेशा क्या शो करेगा? माइनस आर शो करेगा या माइनस एम शो करेगा। तो बताओ क्या, कौन सा एक्टिवेटिंग या डायरेक्ट डीएक्टिवेटिंग, या फिर कौन सा ऑर्थो पैरा या मेटा? माइनस आर है तो मेटा डायरेक्टिंग। लेकिन क्या हो अगर बेंजीन के साथ कोई एक ऐसा एलिमेंट जुड़ा है जिसके पास लोन पेयर हो, या बेंजीन के साथ कोई ऐसा एलिमेंट जुड़ा हो जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो हमेशा क्या शो करेगा? ये प्लस आर या प्लस एम और बताओ बेटा, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। ठीक है ना? अब कुछ क्वेश्चन पूछूंगा, आप फटाफट आंसर देना और फिर आज का लेक्चर कंप्लीट करेंगे। देखना बेटा, फिर से एक बार आखिरी में कुछ बातें लिख रहा हूँ, उसको ध्यान दें। अगर मान लो कोई ग्रुप ए है, अगर ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ऐसा हो सकता है, या ये क्या हो सकता है, या ए को हम इलेक्ट्रॉन, या बी होता मान लो, और ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो क्या शो करेगा? माइनस आर और माइनस एम। बताओ ऑर्थो पैरा या मेटा? माइनस आर या माइनस एम? मेटा डायरेक्टिंग। और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप क्या होगा? प्लस आर और प्लस एम। ये क्या होगा? ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। अगर आपको ये पता करना है कौन मेटा डायरेक्टिंग या ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो बस ये काम करो। ठीक है ना? फटाफट मैं क्वेश्चन पूछूंगा, आप झटाझट आंसर दे देना। बताओ OH क्या है? Cl क्या है? NH2 क्या है? OCH3 क्या है? क्या इन सबके पास लोन पेयर है? और जब सबके पास लोन पेयर है तो ये क्या होगा? प्लस आर होगा। क्यों? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, और प्लस आर वाले ऑर्थो पैरा होता है या मेटा होते हैं? तो ये सारे हो गए आपके ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। कितना आसान है ना? फिर बताना, CHO, C डबल बॉन्ड O CH3, C डबल बॉन्ड O OH, N डबल बॉन्ड O O, यानी कि CHO, CO, COOH, NO2। ये सारे क्या है बेटा? प्लस आर या माइनस आर?
माइनस आर, तो ये क्या शो करेंगे? मेटा डायरेक्टिंग। किसके लिए? फॉर इलेक्ट्रोफाइल। आगे मैं जब टाइप ऑफ रिएक्शन पढ़ाऊंगा तो इसकी ज़रूरत मुझे पड़ेगी, और इसको ध्यान से एक बार देख लीजिए। एक बार फाइनली मैं बता रहा हूँ कि अगर बेंजीन के साथ कोई ऐसा ग्रुप जुड़ा हुआ जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो वो माइनस आर या माइनस एम शो करेगा, तो मेटा डायरेक्टिंग हमेशा होगा। अगर बेंजीन के साथ कोई एक ऐसा ग्रुप जुड़ा है जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, प्लस आर प्लस एम शो करेगा, वो हमेशा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होगा। ऊपर लिखा हुआ ये जितना भी एलिमेंट है जिनके पास लोन पेयर है वो सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होने की वजह से वो सब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव शो करते हैं। जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज या डबल बॉन्ड दिखाई दे ऊपर वाले ग्रुप में, वो सब हमेशा मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, और वे सब इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ करने वाले ग्रुप होते हैं। क्या ये बात क्लियर हो गई? यही हम लोगों ने एक टॉपिक कंप्लीट किया आपका रेजोनेंस। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, हाइपर कॉन्जुगेशन, और ये जो कुछ भी हमने पढ़ा है इन सब का एप्लीकेशन, यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एल्कोहल, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ओके, आज का लेक्चर बस यहीं तक। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।